नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, मंत्रियों और सांसदों की शपथ भी हो गई, संसद सत्र भी खत्म हो गया, लेकिन भाजपा में असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी खबर आई कि राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण क्या था, आगे आपको बताऊंगी और आज इस बात पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ राहुल गांधी ने हाथरस जाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की एक बहुत बड़े झूठ की पोल भी खोल दी है और भी तमाम मुद्दे हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, किरोड़ी लाल मीणा जो है तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कृषि मंत्री थे वो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 7 सीटों का जिक्र करते हुए दावा किया था कि अगर बीजेपी इनमें से एक भी सीट पर हार गई तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उनके इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे सर इस इस्तीफे पर? देखिए निधि, असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि देखिए, राजस्थान के अंदर मीणा समाज राजस्थान का सबसे बड़ा समाज है। बाकी राजपूतों को ले लीजिए, जाटों को ले लीजिए, ब्राह्मणों को ले लीजिए, गुर्जरों को ले लीजिए, मीणा समाज की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मीणा समाज के सबसे ज्यादा मान्य नेता हैं। जब से नई सरकार राजस्थान के अंदर बनी है, जिस प्रकार से मीणा समाज के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, वरना यह बात की संभावना कतई नहीं थी। भाई, किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा था कि कन्हैया लाल मीणा को आप टिकट दीजिए, मैं इनको रिकॉर्ड मतों से जिताऊंगा। अरे जिताएंगे तो तब जब आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा। समाज ने ही किरोड़ी लाल मीणा का साथ छोड़ दिया और जो वहां पे जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो 2,38,000 वोट से जीते हैं। छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीते हैं, उस क्षेत्र से जीते हैं जहां पे किरोड़ी लाल मीणा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसका मतलब यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को एक बात तो यह समझ में आ गई कि मेरा समाज जो हमेशा से उन पर विश्वास करता है, उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप किरोड़ी लाल मीणा का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें भजन लाल शर्मा से, राजस्थान की राजनीति में जो किरोड़ी लाल मीणा का स्थान है वो भजन लाल शर्मा क्या किसी का भी नहीं है। वसुंधरा राजे को जो आप छोड़ दीजिए, केवल एक। अच्छा, ये बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा को पूरा विश्वास था कि इस बार मेरे को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतने वयोवृद्ध नेता, इतने सम्मानित नेता को आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया। एक तो समाज की उपेक्षा, दूसरा किरोड़ी लाल मीणा की उपेक्षा, और किरोड़ी लाल मीणा को यह मैसेजिंग कि उनका समाज उनका साथ छोड़ रहा है। अभी तो आप देखिए शुरुआत हुई है, कौन कौन साथ छोड़ेगा। जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार की मैसेजिंग हुई है और जिस प्रकार से आपने खुद देखा, राहुल गांधी के जो डिबेट थी उसको कितने लोग सुन रहे थे, अब तो आंकड़े सामने आ गए। और मोदी जी की डिबेट को कितने लोग सुन रहे थे? सारे लोगों ने। सबसे ज्यादा अगर किसी का भाषण सुना गया है लोकसभा के अंदर, तो आपको पता होगा वो चंद्रशेखर आजाद का सुना गया है, राहुल गांधी का सुना गया है और अखिलेश यादव का सुना गया है, और मोदी जी का उसका 1/10 भाग सुना गया है। इतनी आईटी सेल की सक्रियता होने के बावजूद और यह कहने के बावजूद कि मिस्ड कॉल से हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, आज के तारीख में मोदी जी सोशल प्लेटफॉर्म पर हर जगह पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार का राहुल गांधी ने बात कही, राजनाथ सिंह को भी उन्होंने ट्रैप कर लिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी ट्रैप कर लिया और मोदी जी को भी ट्रैप कर लिया। भाई, यही तो राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू जो होता है वो आतंकी नहीं हो सकता, वो हिंसक नहीं हो सकता। 24 घंटे के अंदर मोदी जी के गुजरात ने दिखा दिया कि नहीं, हम तो हिंसक हैं, जो करना है कर लो, हमको हिंदू मानो या ना मानो, हम तो हिंसक हैं, ये वहां सिद्ध कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने, कम से कम 250-300 कांग्रेसी डट के खड़े रहे, और बल्कि एक लड़की का नाम आ रहा है, लड़की का नाम मुझे इस समय थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, अहीर या कुछ ऐसा नाम है उस लड़की का। उस लड़की ने जिस प्रकार से तेजस्विता से बीजेपी की भीड़ को झेला है,
उससे ये जो राहुल गांधी ने कहा है ना, 2 बार कहा है लोकसभा के अंदर, इस बार आपको गुजरात में हराएंगे। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तानी आदमी, भारतीय आदमी हिंसा पसंद नहीं करता। हम लोग शांति चाहते हैं। क्या निधि, आप अपने परिवार में हिंसा चाहती हैं? आप अपने समाज में, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हिंसा चाहती हैं? अरे जब तुम अपने समाज में हिंसा नहीं चाहते, अपने परिवार में हिंसा नहीं चाहते, तो अपने देश में हिंसा कैसे चाहते हो? तो हम लोग यही बात कहते आ रहे हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति देश के अंदर उपजाई है 10 साल के अंदर, तो मीणा जी ने जो अपना रिजिग्नेशन दिया है वो इस बात का द्योतक है कि जितने तपे तपाए नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, पहले तो उन्होंने अपने हनुमान बेनीवाल को सुना था, लास्ट इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ लड़े थे, इस बार वो कांग्रेस के साथ लड़े, और उन्होंने लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने खुलेआम कहा बीजेपी के लोगों से कि आप लोगों को मोदी के अलावा कुछ करना नहीं आता, आपको कोई काम करना नहीं आता। यह हनुमान बेनीवाल ने कहा। अभी तो जयंत चौधरी को देखिएगा, अनुप्रिया पटेल को देखिएगा, अभी तो बहुत सारे लोगों को देखिएगा, उनका मन परिवर्तित होगा और वो अपना स्थान बदलेंगे। जी सर, ये तो बात हो गई इस्तीफे की। आगे बात करें कि जो है अब राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो जो है हाथरस जाएंगे और वहां के जितने भी घायल थे और या फिर जो मृतक परिजन थे उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस पर सर क्या कहेंगे कि पीएम मोदी जो है, आप देख रहे हैं इवेंट बाजी अभी भी कर रहे हैं, और अभी एक वीडियो नया उनका रिकॉर्ड हुआ है, क्रिकेटर से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, लेकिन उनको एक बार हाथरस के पीड़ितों से भी जाकर मिल लेना चाहिए था। देखिए, वर्ल्ड कप के विजेताओं से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिला जाता है, बड़े आदमी को मिलना चाहिए पीड़ितों से, परेशान लोगों से, उन्हें अग्निवीरों से मिलना चाहिए, उन्हें मणिपुर की महिलाओं से मिलना चाहिए, उनको जो विजेता पहले मिले थे, वो जो लड़कियां थी जो विजेता जीत के आई थी, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था ना, फिर क्या उनकी दुर्दशा की थी आपने? अरे इनसे मिलने की आपको क्या आवश्यकता है? जो जिसके आंखों में आंसू हैं उससे मिलिए। और राहुल गांधी, बिल्कुल जो कल मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था, ये लोकसभा राज्यसभा में आपको नहीं बोलने देंगे, ये सारी मर्यादाओं का हनन करते हुए वहां के वीडियो लीक करेंगे और राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात यह है, सड़क पे निकलिए, जनता आपके साथ है, जनता की समस्याओं से जुड़िए, हाथरस जाइए, वहां पे लोगों को समझाइए, ये जो धर्म भीरुता है, ये जो अंधविश्वास है, ये देश को खोखला कर रहा है। 21वीं शताब्दी का हिंदुस्तान बनाना है जो विश्व में अपना स्थान बनाए। ये इस प्रकार से ये ढोंगी बाबा, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक राजनीतिक नेता ने कह दिया मैं भी अवतरित हुआ हूं, मैं भी बायोलॉजिकल नहीं हूं। इसीलिए कि इतनी मूर्ख जनता है, मैं मूर्ख जनता कह रहा हूं, इतनी मूर्ख जनता है जो कोई ये क्लेम कर देता है मैं भगवान हूं, मेरे को भगवान ने दर्शन दिए, उसकी पैर की धूल लेने के लिए अपनी जान दे देता है। अरे 21वीं शताब्दी का देश आपको बनाना है। ये वो देश है जहां टेक्नोलॉजी का मिशन आया, जहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जहां व्हाइट रेवोल्यूशन आया, जहां आईटी रेवोल्यूशन आया। विश्व के सबसे बढ़िया अगर आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो हिंदुस्तान के हैं, और यहां पे ये स्थिति इन्होंने बना दी है कि वहां पे पानी डाला गया चलना धूल ही लेने के लिए। कितने लोगों ने अपनी जान दी, कह रहे हैं 121 लोग मरे, वहां के लोकल बता रहे हैं कि 500-600 लोग मरे। जी सर, और आप अंधभक्ति की बात कर रहे हैं सर। अंधभक्ति तो इस कदर है कि एक जो भक्त है उनकी बीवी जो है वो आईसीयू में है, और उनका कहना है कि दोष पब्लिक का है, बाबा का नहीं है, पत्नी मरते मरते बची है, लेकिन फिर भी हम सत्संग में जाएंगे। और इसके बाद एक दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा जी ने ही तो दुनिया बनाई है, वो ब्रह्मांड के स्वामी है, जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है, लेकिन कल जो हुआ वो उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। मतलब वाकई में भक्त काफी ज्यादा भोले हैं। क्या राहुल गांधी उन लोगों को जाकर समझा पाएंगे कि इस तरह की अंधभक्ति किसी का भी भला नहीं कर सकती? नहीं, भोले नहीं, आप बड़ा सात्विक शब्द का उपयोग कर रही हैं, मूर्ख हैं। और राहुल गांधी सफल हो ना हो, हम सफल हो ना हो, हमें देश की जनता को, यह हमारा कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति कि लोगों को सचेत करें। ये ढोंगी, एक आसाराम बापूजी भी हुआ करते थे, उनके भी लाखों करोड़ों भक्त हुआ करते थे। एक राम रहीम होते थे, उनके लाखों करोड़ों भक्त हुआ करते थे, दोनों जेल के अंदर है। और एक जो अपने को अवतरित कह रहे हैं, उनका भी क्या होगा? अरे भैया, अगर तुम भगवान के अवतार हो तो खुद बताओ, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी मेरे देश के अंदर क्यों है? भुखमरी मेरे देश के अंदर क्यों है?
लोग जो है रोटी के लिए तरसते क्यों हैं, बच्चे जो है नौकरी के लिए क्यों तरसते हैं, ये भगवान के होते ऐसा हो सकता है क्या? अगर आज भगवान श्री राम यहां पे होते, अवतरित हो जाएं, या श्री कृष्ण अवतरित हो जाएं, वो ऐसा देश देखने के बाद उनको नींद आएगी क्या? अगर वो मेरे भगवान है तो भाई, हमें नींद नहीं आती तो भगवान को कैसे नींद आ जाएगी? वो तो परम पिता परमेश्वर है। तो ये जो ढोंगी लोग हैं, और ये इसका ढोंग का देखिए पूरी रिस्क के साथ, मैं जानता हूं मेरी ट्रोलिंग होगी, बड़ी गालियां पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद ये मेरा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, शिक्षक के रूप में मेरा कर्तव्य है। इस देश को अगर समृद्धि लानी है, अगर इसको विकसित राष्ट्र बनना है, तो इसको साइंटिफिक बनना पड़ेगा। अगर इन बाबा से कहिए चलिए ठीक है हम इसरो बंद कर देते हैं, आप एक चंद्रयान चंद्रमा भी भेज दीजिए, अगर आप भगवान हैं तो इनसे कह दीजिए कि आप ऐसा कीजिए, यहां गड्ढा खोदिए और तेल निकाल दीजिए, हमें तेल आयातित न करना पड़े। अरे देश के अंदर आपने जो महंगाई के आदमी परेशान है, जो आदमी जो है बेरोजगारी से परेशान है, उससे ध्यान हटाने के लिए मैं बाबा हूं, मैं भगवान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। अरे तुम आदमी बन जाओ यार, भगवान बनना छोड़ दो। और इसी पर सर हमारे एक दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या यही अंधविश्वास ही जिम्मेदार है कि बीजेपी और मोदी जी पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं और फिर से सत्ता में आ गए? यही है, यही कारण है, यही कारण है। देखिए अपने दिमाग का उपयोग आदमी को करना चाहिए। मैं तो शेयर मार्केट का टीचर हूं, प्रोफेसर हूं। अरे यही तो भावना ये हर्षद मेहता और केतन पारिक ने क्या किया था भाई? रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार किस बात की लगाई थी? आप झूठे आश्वासन देते हैं, आप कहना है साहब हमने कोविड की दवा ढूंढ ली है, अब मैंने भी खरीद ली। मैंने तो नहीं खरीदी, मेरे बेटे ने 2 डिब्बे भेज दिए खरीद के, और मैंने खाई। मैंने कहा ये तो भूसा है यार, इससे मेरी कहीं लीवर विवर ना खराब हो जाए, मैंने खाना बंद कर दिया। करोड़ों हजारों करोड़ों की उन्होंने पता नहीं क्या भेज दिया, गोबर का गोबर भेजा, गाय का गोबर बेचा है, क्या बेचा। अरे यहाँ पे दूध बिकता है 60 रुपए लीटर, वो 2000 रुपए लीटर गाय का मूत्र बेच देते हैं। अरे ये जो मूर्खता है, इस मूर्खता से देश को बचना होगा। ये जो आज से 400-500 साल पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है सपेरों का देश है, ये बिर सपेरों का देश इसको बना देंगे, जिसको पिछले 75 साल के अंदर नेहरू जी ने, अटल जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, सबने मिलकर एक साइंटिफिक हिंदुस्तान की तरह इसको प्रोजेक्ट किया है। अरे यहाँ पे कोई गेरुए रस्ते पे अगर कोई डिवाइडर भी रख देता है, लोग उसमें मालाएं चढ़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आज चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि आज राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो सर जारी किया है, जो संसद में उनकी बहस हुई थी राजनाथ सिंह से, जब वो अग्निवीर को लेकर बोल रहे थे और कह रहे थे कि संसद में जब वो बोल रहे थे तो कह रहे थे कि अग्निवीर योजना में सेना की जवानों की जो शहादत है उसका हवाला देते हुए उन्होंने पंजाब के एक शहीद अग्निवीर का जिक्र किया और कहा कि उस जवान को सरकार शहीद नहीं मानती और ना ही परिवार को पेंशन और अन्य मदद मिलती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में खड़े हो जाते हैं और राहुल के बयान को गुमराह करने वाला बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस जवान के परिवार की हमने मदद की है। और संसद में राहुल गांधी की और राजनाथ सिंह की ये बातचीत काफी वायरल हुई थी, ये तीखी नोकझोंक जो हुई थी, एक बार उसको सुनाऊं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया और सारी झूठ की जो है वो पोल खोल दी है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए।
अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन दे बैठा हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर आपने देखा कि राहुल गांधी ने जब वहां पर बात की तो उन्होंने झुठला दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने उनके परिवार वालों की बाइट ली और उनसे बातचीत की, और उसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया जिसमें वो सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से बात करते नजर आ रहे हैं। और अजय सिंह के परिवार का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि पंजाब सरकार ने उनकी मदद की है। और राहुल गांधी ने अजय सिंह के पिता से भी जो बातचीत है उसका वीडियो जारी किया, और उनके पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने कल जो बयान दिया है कि परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, हमें ना कोई मैसेज आया है ना कोई पैसा मिला है, इसलिए ये योजना जो है वो बंद होनी चाहिए, और राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, ना केवल राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी झूठ बोल रहे हैं। जितने मंत्रियों ने मंत्री पद संसद के अंदर इन्होंने झूठ बोला है। देखिए, अगर आपको अग्निवीर योजना इतनी अच्छी लगती है कि 21 साल में देश का जवान बच्चा जो है रिटायर होकर घर चला है, राजनाथ सिंह जी आपकी तो 70 साल की उम्र है, कितनी कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? खुद तो आप 6-6, 7-7 पेंशन लेंगे, जितनी बार आप विधायक बने, जितनी बार आप सांसद बने, आप पेंशन लेंगे। और हमारे देश के बच्चों को आप पेंशन देने से आपको परेशानी है, मेडिकल फैसिलिटी देने से आपको परेशानी है। तो यही राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर कहा था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई, लोगों ने जो उसके बेनिफिशियरीज हैं या उसके जो सफरर्स हैं, उनको तो सारी बात पता है। आपके कह देने से कि हमने 1 करोड़ दे दिया, अरे स्टेट गवर्नमेंट देती है, दिल्ली सरकार देती है, पंजाब सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है? और ये तो हम लोगों ने भी अपनी आंखों से वीडियो में देखा है, जीप में डाल के उनको लेके आए थे, उनकी जो मिट्टी थी। कहां आर्मी के जब किसी जवान की मृत्यु होती है, बकायदा वो आर्मी के गाड़ी के अंदर आता है, उसको पूरा सम्मान मिलता है, उसे सैल्यूट मिलता है। और यहाँ पे आपने देखा कि वो जीप के अंदर पीछे डाल के उसको ले आए। तो आप देश के बच्चों के, गरीब बच्चों के साथ और ग्रामीण बच्चों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और एक देखिए, एक चीज निधि बहुत अच्छी लगी आज, राहुल गांधी की जो आपने वीडियो दिखाई, महादेव के पीछे पिक्चर है, हर हर महादेव कहिए और हर हर महादेव कहिए, हर हर मोदी। कोई नश्वर व्यक्ति हमारे महादेव के साथ नहीं हो सकते, उनके समकक्ष नहीं हो सकते। हमारे ईश्वरों की बराबरी करने वाले और आपको अवतरित कहने वाले सनातन विरोधी हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसका उन पर जो असर हो रहा है वो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। कल रात अचानक से ये खबर आई कि राहुल गांधी के घर के बाहर अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष है, ऑलरेडी उनके पास जो है वो Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन उसे अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई कमांडो और तैनात कर दिए गए हैं और जो लोकल पुलिस है उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला है कि कुछ हिंदूवादी संगठन जो है वो उनके घर के बाहर हंगामा कर सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास रहा है, आपने देखा ही है कि जिस तरह चीजें हुई हैं, अब इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इसको लेकर कि आखिरकार जो हिंदूवादी संगठन है और जो कट्टर अपने आप को भाजपाई और हिंदूवादी कहते हैं, वो क्या इस तरह की हंगामा करने के लिए उनको क्या इसका अधिकार है? नहीं, आप निधि उनको हिंदूवादी संगठन क्यों कह रही हैं? वो हिंदूवादी किस तरह से हैं? भाई, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता ना। जो राहुल गांधी ने कहा, जो हम लोग कहते हैं, हम लोग सनातनी हैं, मुझे हिंदू धर्म के बारे में पता है, मैं जानता हूं मैं हिंसक नहीं हो सकता।
मैं किसी को नहीं पीट सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। तो अगर आप इनको हिंदूवादी संगठन, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, मवाली हैं। ये इसलिए एक आदमी देश को जो सही दिशा दिखा रहा है, जो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा, अगर उसको आप उसके घर में आक्रमण करने का कुचक्र रच रहे हैं, जिस प्रकार उसकी दादी को आपने मार दिया, उसके पिता को आपने मार दिया, तो आप काहे के हिंदू हैं? अगर इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, अहमदाबाद के अंदर जिन लोगों ने किया उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और सही में डबल इंजन सरकार, अगर सही में डबल इंजन सरकार है तो उनको दंडित करे। इसका माने क्या? मेरे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, मेरे हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बदनाम करना चाहते हैं। अभी तक विश्व में जब जाया करता था मैं, तो हर आदमी ये मान करके हिंदू है मेरा सम्मान करता था, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदू धर्म महात्मा गांधी ने दिखाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया था, जो मरते मरते कह गए हे राम। ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये हिंदू नहीं है, ये मवाली हैं। इनको अगर आप बुलवा के इनके शास्त्र और वेदों का एक भी कोई कथन कहलवा दे तो मैं इनको, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि मोदी जी को ये समझ नहीं आ रहा है, जिसे वो बालक बुद्धि कहकर पुकार रहे हैं और तमाम कहानियां उस पर बना रहे हैं बच्चों की, तो वो राहुल गांधी खुद ब्रांड मोदी को ध्वस्त कर चुके हैं, अच्छे से उन्हें पता है। क्या ये इसी चीज की बौखलाहट है? नहीं तो करें क्या? अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। भाई रावण ने राम और लक्ष्मण को बालक कहा था कि नहीं कहा था? ये कहां से दो बालक आ गए? ये मेरा क्या मुकाबला करेंगे? अरे कंस को जो मारा था किसने मारा था? बालक कृष्ण ने मारा था ना। आप बालकों को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। अरे बालक, मैं तो कल भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था, निधि मैं जानता हूं मेरी जनरेशन से आपकी जनरेशन ज्यादा बुद्धिमान है, और आपकी अगली जनरेशन उससे ज्यादा बुद्धिमान होगी, क्योंकि उसे एक्सपोजर मिलेगा, उसके पास टूल्स हैं सब कुछ समझने के। हमारे जमाने में 5वीं क्लास में तो मैंने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी, चटाई में बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे पास कोई ज्ञान के स्रोत नहीं थे, किताबों से पढ़ते थे, जो पिता बता देते थे वो समझ में आ जाता था। आज की तारीख में आपकी जनरेशन को तो पूरी वर्ल्ड की सारी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और 10 साल के बाद आप देखिएगा, 20 साल के बाद, तब तो मैं नहीं रहूंगा, हो सकता है पानी से लोग गाड़ी चलाएं, कहेंगे यार बड़े मूर्ख थे, पेट्रोल से गाड़ी चलाते थे, ये तो पानी से चल सकती है। और लोग जो है पानी भी कृत्रिम बना ले। अब जैसे जो चीन है वो कृत्रिम सूर्य बना रहा है, कृत्रिम चांद बना रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन बना रहा है। चीन तो वो कर रहा है, और हम जो है चरण धूल ही लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। अरे कैसे मुकाबला करोगे चीन से भाई? तुम कैसे चीन से मुकाबला करोगे अगर तुम इस प्रकार से अंधविश्वास में अपने देश को धकेलोगे? राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल जनता को मूर्ख बना के, हिप्नोटाइज करके उसको अगर आप यूज कर रहे हो, ये देश के लिए हानिकारक है। जी सर, और बात कर ले, आजकल जिस तरह का भ्रष्टाचार बारिश होते ही दिखाई दे रहा है बिहार में। आज सुबह सुबह छपरा में एक और पुल जो है वो गिर गया, और आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ ही रही हैं। और ये पुल साल 2019 में ही बना था, और 24 घंटे में 6 पुल और 15 दिनों में 12 पुल धराशायी हो चुके हैं। ये जो भ्रष्टाचार की चीजें हैं और भ्रष्टाचार का ये जो निर्माण है, क्या अब कोई भी बिहार जाने की सोचेगा भी? यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं, मुझे दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज दो, पर मैं बिहार नहीं जाना चाहता। नहीं, बिहार के अटल ब्रिज पे चली जाएंगी आप, जो मुंबई के अंदर अटल ब्रिज बना, वहां चली जाएंगी आप। मौरवी का ब्रिज चली जाएंगी, जिसमें कितने 150 लोगों की मौत हो गई थी। अरे आप केवल बिहार की बात क्यों कर रही हैं? जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां वहां ऐसा ही हाल है, और उसी पैसे से तो ये इलेक्शन जीतते हैं। पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, पूंजीपति सारा सीमेंट के बजाय रेत से पुल बनाते हैं, वो टूट जाता है। देश की जनता को समझना चाहिए, अपने मुद्दों को समझना चाहिए, बेरोजगारी और महंगाई को समझना चाहिए। अगर जनता नहीं समझती, हम लोग तो बुजुर्ग लोग अब क्या कह के चले जाएंगे। भाई हमारा काम तो है समाज को सही रास्ता दिखाना, और समाज सही रास्ता नहीं, लेकिन चलिए समाज ने, देश की जनता ने कम से कम इनको मेजॉरिटी से रोक दिया। अगर ये मेजॉरिटी से आ जाते, और अभी तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कहीं संसद नया भवन न गिर जाए। पुराना संसद 100 साल से पुराना है, वो नहीं गिरा। मुगलों के जमाने के 300-300 साल की इमारतें नहीं गिरी, अंग्रेजों के जमाने के पुल नहीं गिरे, और मोदी जी के जमाने के 2014 के बाद के रोज ब्रिज गिर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है,
हर चीज साइंटिफिक हो गई है, हर चीज मशीन से बनने लगी है। अरे पहले तो हाथों से चीजें बना करती थी, और उसके बावजूद आप देखिए इमामबाड़ा देखिए लखनऊ का, आप सब कुछ देखिए कितने साल पुराने हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। पुराने अंग्रेज पेंट जो ब्रिज बने हुए हैं अंग्रेजों के जमाने में, उनमें कोई परेशानी नहीं है। और ये जो 10 साल के पहले जितने ब्रिज बने पिछले 10 साल के अंदर, वो रोज, बल्कि बिहार के अंदर एक दिन में एक एक की गति से कभी कभी तो 2-2 ब्रिज गिर जाते हैं, पेपर हर लीक हो रहे हैं। अरे बेईमानी का साम्राज्य है ये, बिल्कुल भ्रष्टतम रूप है देश का। देश की जनता को असली मुद्दों पे आना चाहिए, झूठे मुद्दों से हटना चाहिए। अच्छा सर, ये जो जैसे कि शिवराज सिंह चौहान है, खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। आज चंद्रबाबू नायडू को भी दिल्ली बुलाया गया था, और कुछ दिन पहले खबर आई कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो तेलंगाना के सीएम से मिलने जा रहे हैं, और आज दिल्ली आकर मोदी जी से भी सभी लोग मिलेंगे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है दिल्ली की राजनीति में, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? भैया देखिए, खिचड़ी ये पक रही है कि सरकार कितने दिन चलेगी ये देखने की बात है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अकल नहीं है, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इनके खिलाफ है, और अगर इनकी संगत में बैठेंगे तो आपकी भी गति खराब हो जाएगी, ये किरोड़ी राम लीला ने समझ लिया। अभी आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुचक्र रच रहे हैं, ये बिहार के अंदर भी कुचक्र रच रहे हैं, वहां नीतीश कुमार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा नवाब मलिक जो है, एक उनके अजीत पवार के एनसीपी के यहाँ मीटिंग में पहुंच गए हैं, और वही नवाब मलिक है जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सारे आरोप लगा के उनको जेल भेजा था, और वो धर्म के मुसलमान हैं। अब वो लीजिए अजीत पवार से कर लीजिए गठबंधन। अभी तक तो आप केवल अजीत पवार को झेलते थे, छगन भुजबल को झेलते थे, अब आप उनको भी झेलिए, नवाब मलिक को। और उनके बारे में, छगन भुजबल के बारे में सुन रहे हैं कि वो जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंदर। 2 एमएलसी के इलेक्शन हुए मुंबई के अंदर, दोनों में उद्धव ठाकरे के लोग जीते, और बहुत बड़ी लीड से जीते। हरियाणा के अंदर ये स्थिति है। अब तो इनका डिटोरिएशन हो रहा है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद लोगों की हिम्मत खुल गई है, रोज पुल गिर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है भ्रष्टाचार की इन्होंने इंतहा कर दी है, पराकाष्ठा कर दी है। विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा क्या मजा आएगा। देश के अंदर लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, और देश के अंदर सद्भाव जीतेगा, संभाव जीतेगा, और हम जॉइंट फैमिली की तरह रहकर, और ये जो देश के अंदर विद्वेष पैदा करते हैं इनको हरा के दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और अभी मैं देख रही थी कि एक खबर तो आई कि लोकसभा में जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका, इसीलिए अब वो उपचुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने पर विचार कर रही है। जो यूपी की कुंदरकी विधानसभा है, सीट है, वहां से बीजेपी एक मुस्लिम कैंडिडेट की तलाश कर रही है, लेकिन तलाश जो है काफी दिनों से चल रही है और पूरी नहीं हो रही है। अब क्या मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है? अरे अरे, मुस्लिमों को साधने के चक्कर में कहीं उनके जो कट्टर भक्त हैं वो ना उनसे टूट जाएं। आरएसएस वैसे ही नाराज है। अब ये इस चक्कर में रहेंगे तो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी पावे ना आधी पावे। चौबे जी बने गए छब्बे और बन गए दुबे, वो वाला हिसाब किताब ना हो जाए। क्योंकि मुसलमान तो इनको वोट वैसे ही नहीं देगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने लिंचिंग की है, जिस प्रकार से इन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया है, और जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता एक मिसाल थी पूरे विश्व के अंदर, उनको बदनाम किया है। लेकिन हम जैसे लोग तो हम जानते हैं, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो मिलजुल। लेकिन इनके जो कट्टर भक्त है ना, वो बेचारे पार्कों में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये उधर से भी जाएंगे इधर से भी जाएंगे। अभी तो हो सकता है 50,000 वोट से हारें, अगर इस तरह की कुछ काम करेंगे तो ये इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। अब तलाश तो जारी है, देखिए कब पूरी होती है और उपचुनाव में क्या हाल होता है, क्योंकि कई जगह पर उपचुनाव है तो उसमें क्या कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात तो वायनाड की सीट पर सभी की नजरें टिकी होंगी, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हमने की कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाया गया संसद में, उसकी पोल राहुल गांधी ने खोल दी, साथ ही साथ शहीद के पिता ने भी। इसके अलावा राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा, राहुल गांधी का हाथरस जाने पर ऐलान और तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।